सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों का अगर कोई हब माना जाता है खासकर प्राइवेट जॉब्स के लिए तो वो है नोएडा। पूरे उत्तर प्रदेश के खासकर जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो नोएडा जाते हैं, वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं, वहीं पे फिर रहने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई नोएडा का ही हो तो उसके लिए तो एक तरह से जन्नत हो जाती है। वहीं पे रहना, अब रूम का रेंट नहीं देना पड़ेगा, खाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, घर से जाओ नौकरी करो, नौकरी करके वापस आ जाओ। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो कम उम्र से ही नौकरी शुरू कर देते हैं। और ऐसी एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा, उम्र लगभग 20 साल। और इसी 20 साल की मामूली सी उम्र में वह नोएडा में ही नौकरी किया करती थी। अब 20 साल की उसकी उम्र थी। इसके बावजूद जब वो जॉब करने जाती है तो जहाँ ये जॉब करती थी वहाँ पे सारे लोग इसको बहुत पसंद करते हैं कि इतनी कम सी उम्र में इतने नाजुक से शरीर के साथ ये आती है नौकरी करने और सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है, अपने पूरे काम को बखूबी करती है। 20 साल की उम्र में ही इसने पूरी कंपनी का, खासकर उस ऑफिस में जितने लोग रहते थे उन तमाम लोगों का इसने दिल जीत लिया था। सारे लोग इसे पसंद करते। नटखट स्वभाव की लड़की, सबसे हंस के बात करती, सबके साथ बैठती। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसकी एक बड़ी खास फ्रेंड थी जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान से इसकी दोस्ती कंपनी में ज्वाइनिंग के दौरान हुई। दोनों को एक दूसरे का नेचर काफ़ी पसंद आया। इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। दोनों की दोस्ती एकदम जिगरी हो गई। अब दोस्ती का आलम ऐसा हुआ कि अगर कभी मनीषा ना आए तो मुस्कान उस दिन परेशान हो जाए, उसका काम में मन ना लगे। अगर कभी मुस्कान ना आए तो मनीषा बेचैन रहे। फिर फ़ोन किया जाए एक दूसरे को कि आज तुम क्यों नहीं आ रही हो, सामने वाला रीज़न बताए तो फिर अगर रीज़न जेन्युइन हो तो दूसरा पार्टनर मान जाए, नहीं तो फिर वो जिद करे कि नहीं आज तुम नौकरी पे आओ। यानी दोनों की जो दोस्ती थी उसकी मिसालें पूरे ऑफिस के लोग दिया करते थे कि अगर मनीषा आज आई है तो मुस्कान भी आएगी, और अगर आज मनीषा नहीं आई है तो फिर मुस्कान भी नहीं आएगी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 2 नवंबर साल 2023। 2 नवंबर साल 2023 यानी आज से बमुश्किल 5 से 6 दिन पहले की ये बात। हर बार की तरह जो मुस्कान थी सुबह सुबह अपने ऑफिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब वो इंतज़ार कर रही कि उसकी जो फ्रेंड है मनीषा वो आए ऑफिस। लेकिन अब धीरे धीरे 9 बजे का टाइम था, 9:30 बज गए और जो मनीषा थी वो नहीं आई। अब जब 9:30 बज गए और मनीषा आई नहीं तो मुस्कान परेशान। उसने फ़ोन किया। अब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब मुस्कान और बेचैन। उसने ऑफिस में अलग अलग लोगों से बातचीत की कि मनीषा ने कुछ कहा था क्या किसी के पास कोई जानकारी है। तो जब ये तमाम चीज़ें मुस्कान ने बोली तो जितने ऑफिस के लोग थे सारे लोग कहने लगे कि मनीषा के बारे में तो सबसे ज़्यादा तुम जानती हो, और अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है तो हम लोगों के पास क्या होगी। इसके बाद मुस्कान जो है पहुंच जाती है एचआर के पास। उनसे पूछती है कि क्या आपके पास कोई लीव एप्लीकेशन पड़ी है या फिर कोई और बात जो आपको पता हो, मनीषा ने बताई हो। लेकिन एचआर भी कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आया है और मनीषा ने कोई छुट्टी भी नहीं ली है। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा और मुस्कान परेशान हो रही, चूँकि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है आज ऑफिस आई नहीं, उसका भी मन नहीं लग रहा। लगातार वो फ़ोन कर रही, फ़ोन स्विच ऑफ। उसने व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप किया कि अगर फ़ोन ऑन होगा, ये नेट ऑन करेगी तो चेक कर लेगी, लेकिन व्हाट्सएप पे भी सिंगल टिक। बहरहाल जैसे तैसे करके दोपहर तक मनीषा काम करती है। मनीषा के इंतज़ार में मुस्कान काम करती है। लेकिन जब दोपहर तक मनीषा नहीं आती तो फिर मुस्कान अब परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद फिर मुस्कान ने अलग अलग लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। सबसे पहले अलग अलग दोस्तों से फ़ोन पे बातचीत की कि क्या तुम्हारे पास गई है, लेकिन सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, कल से हम लोगों की बात ही नहीं हुई। इसके बाद फिर उसने घर पे फ़ोन कर दिया। अब जब घर पे फ़ोन किया तो घर वाले फिर कह रहे हैं कि जॉब पे नहीं आई है। इसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि वो तो कल से वापस आई ही नहीं है और हम लोगों को यही लगा कि शायद तुम्हारे पास हो। अब ये चीज़ जब मुस्कान सोचती है तो सोचने के बाद, सुनने के बाद परेशान कि 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को जो मनीषा है काम ख़त्म करके आराम से घर जाती है और इधर घर वाले कह रहे हैं कि घर पहुंची नहीं। अच्छा, इधर जब मुस्कान ने पूछा घर वालों से कि आज वो ऑफिस नहीं आई तो घर वाले भी एकदम उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कि लड़की तो 1 तारीख से ही नहीं आई है, तो हमें लगा कि वो मुस्कान के पास होगी, लेकिन इधर मुस्कान तो खुद कह रही। तो फिर जो मनीषा का चचेरा भाई था, जब ये बात उस तक पहुंची तो वो बेचारा परेशान होता है। परेशान होने के बाद उसने 1-2 बार फ़ोन किया, लेकिन जब फ़ोन नहीं लगा तो वो चचेरा भाई भाग के पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन पहुंच के
मनीषा की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाता है और सीधा सीधा बताता है कि 1 तारीख से वो ऑफिस से लौटी है और अभी तक घर नहीं पहुंची। अब पुलिस वाले जब ये कंप्लेन सुनते हैं, सुनने के बाद अब फ़ौरन जांच पड़ताल में जुटते हैं। सबसे पहले पूछते हैं ऑफिस के लोगों से, घर वालों से और मुस्कान से कि ये लड़की कब निकली थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो फिर तमाम लोगों ने बताया कि हर बार की तरह शाम को जब काम ख़त्म हुआ तो काम ख़त्म होने के बाद मनीषा निकल गई। उसके बाद घर पहुंची या नहीं पहुंची हम लोगों ने कोई अपडेट लिया नहीं। मुस्कान भी कहती कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने भी बातचीत नहीं की, मुझे लगा कि कल आएगी तो बातचीत होगी। अब पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं तो फिर घर वालों से पूछते हैं कि आप लोगों की कब बात हुई, खासकर जो भाई थे, जो भाभी थी, उनसे। तो उन लोगों ने कहा कि हमने एक बार फ़ोन किया, लेकिन जब शाम से फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो हमें लगा कि शायद वो मुस्कान के पास होगी या फिर कुछ पार्टी वगैरह कर रही होगी, इस वजह से हमने भी ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, लड़की को खोज रहे हैं, लेकिन मनीषा का कहीं से कुछ भी पता ना चला। इधर जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा, मनीषा के घर वाले, आसपास के लोग, ऑफिस के सारे लोग सब परेशान कि मनीषा कहाँ चली गई। पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन मनीषा का कहीं से कुछ खबर, कुछ पता नहीं। पुलिस वाले इधर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं और यहीं एक दूसरी घटना होती है उत्तर प्रदेश के बागपत में। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में एक गांव है, सिसाना गांव, और इसी गांव में 2 तारीख की बात है। सुबह सुबह कुछ लोग जंगल में घूमने जाते हैं। ये लोग सुबह सुबह जंगल में घूमने गए तो अचानक से, लगभग 5 से 6 लोग रहे होंगे, अचानक से एक बहुत तेज बदबू आती है और बदबू किसी चीज़ के जलने की थी। अब ये बदबू जैसे ही जंगल में आसपास के लोग महसूस करते हैं, बदबू इतनी तेज़ कि अब दम घुटने लगा। फ़ौरन अब देखने जाते हैं कि किस चीज़ की बदबू है और जल क्या रहा। तो जैसे ही उस जगह के पास जाते हैं तो बगल में एक शमशान घाट था जहाँ पे मुर्दे वगैरह जलाए जाते हैं, और उसी के बगल एक कचड़ा का ढेर था, और उसी कचड़े के ढेर के पास एक सूटकेस था और उसी सूटकेस में कुछ जल रहा था। अब ये चीज़ जैसे गांव वाले देखते हैं कि सूटकेस में कुछ जल रहा, गांव वाले समझ गए कि मामला गंभीर है, जाना सही नहीं है। गांव वालों ने फ़ौरन पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस की टीम मौके पे भागी पहुंची कि एक सूटकेस है, उसमें कुछ जल रहा। तो जब ये चीज़ पुलिस वालों ने भी सुना तो उन्हें लगा कि जल्दी पहुँचे, इससे पहले कि चीज़ें ज़्यादा जल जाएँ। पुलिस वाले भाग के आते हैं। आने के बाद जैसे तैसे करके उस सूटकेस में लगी आग को बुझाते हैं, और बुझाने के बाद जब सूटकेस को चेक करते हैं तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही लड़की की डेड बॉडी मिली, वो भी लगभग 70 से 80% जल चुकी। पुलिस वालों में हड़कंप मच गया कि ये लाश कहाँ से आ गई। और आमतौर पे पिछले 2 सालों से अगर लड़की की लाश सूटकेस में और ऐसे जलती हुई मिले तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं कि कहीं ये कोई बड़ा मामला ना हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पुलिस वाले इग्नोर कर जाते थे, लेकिन जब से श्रद्धा और बाकी ये निकिता और ये सरस्वती वैद्य वाले तमाम ऐसे केसेस हुए जिन्होंने देश को पूरा झकझोर के रख दिया, तो फिर जब अब कहीं सूटकेस में लाश और फ्रिज में लाश और जलती हुई लाश, खासकर लड़की का, तो इसमें फिर पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं अगर कोई कड़ी हमसे छूट गई तो फिर मीडिया वाले बेइज्जत करके रख देंगे। बहरहाल पुलिस वालों ने फ़ौरन आग को बुझाया, बॉडी को अपने कब्जे में लिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन अब पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये लड़की है कौन। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में इत्तला किया, आसपास के थानों में मिसिंग कंप्लेन चेक की, लेकिन पुलिस वालों के हाथ खाली। कहीं ना तो कोई मिसिंग कंप्लेन हुई थी, ना ही कहीं कोई जानकारी थी, ना ही आसपास के थानों में कोई ऐसा मामला आया था। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे पूछताछ पता कर रहे हैं, लेकिन कहीं से ना कोई क्लू मिला, ना ही इस लड़की के बारे में कुछ पता चला। लिहाजा पुलिस वाले अब सोचते हैं कि अगर किसी थाने में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, किसी के घर की कोई लड़की गायब नहीं है, किसी मुखबिर से कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला कि उस जगह की एक लड़की गायब है, घर वाले कुछ बोल नहीं रहे, तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़की है ये बाहर से लाई गई हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि मर्डर कहीं और किया गया और लाश को कहीं और ला के ठिकाने लगाया गया, ताकि पुलिस जहाँ लाश मिले वहाँ जांच पड़ताल करे, जहाँ का मर्डर का केस है वहाँ कुछ खबर ही ना हो। लिहाजा पुलिस वालों ने अब ये चेक करना शुरू किया, साथ ही आपस में डिस्कस किया, इधर लाश यहाँ पे आई है तो आई कैसे होगी। सूटकेस में इसका मतलब किसी ने या तो कार पे लाया होगा या तो किसी बाइक पे लाया होगा। अगर हाथ में भी लाया होगा तो लाने का कोई साधन या फिर कोई रास्ता जरूर चुना होगा। तो एक काम करते हैं, इस इलाके में जितने कैमरे लगे हैं उन कैमरों को खंगालते हैं।
अगर किसी कैमरे में कोई घटना कैद हुई होगी, कोई गाड़ी कैद हुई होगी, कोई चीज़ कैद हुई होगी, तो फिर हम उससे जाएंगे, पूछताछ कर लेंगे। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों के जहन में आई तो फिर पुलिस वालों ने आसपास के जो कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया, और संजोग से एक ऐसी कार थी जो उस पूरे क्राइम सीन के इर्द गिर्द बड़ी ही स्पीड में जाती हुई दिखाई दी। आमतौर पर देखने पे ही लग रहा था कि ये जो गाड़ी है, इसके अंदर जो सवार है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस हिसाब से वो अनियंत्रित होकर गाड़ी चला रहे हैं, डर के आगे बढ़ रहे हैं। तो लग गया कि गाड़ी कुछ सस्पिशियस है। कैमरे में गाड़ी का नंबर कैद हो चुका था। पुलिस वालों का काम आसान, फ़ौरन गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया गया। तो पता चला कि ये जो गाड़ी का मालिक है ये सोनीपत का रहने वाला है। फ़ौरन पुलिस की एक टीम सोनीपत जाती है, और जाने के बाद जो गाड़ी का मालिक था उससे हिरासत में लेके पूछताछ करती है। और जब पूछताछ हुई तो गाड़ी के मालिक ने सीधा सीधा कहा कि साहब ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन गाड़ी 1 और 2 तारीख को मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था पवन, वो उधार लेके गया था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि पवन ने क्या बोला। तो गाड़ी के मालिक ने कहा कि 1 तारीख को बोला कि 1 घंटे का काम है, गाड़ी दे दो। मैंने गाड़ी दे दी। उसके बाद 1 तारीख को आता भी नहीं, मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन भी ऑफ था। 2 तारीख को गाड़ी ला के चुपचाप दे जाता है। हम दोनों के बीच थोड़ी कहा सुनी हुई है, फिर मैंने मतलब ही ख़त्म कर दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि पवन कहाँ मिलेगा। तो उस पर जो गाड़ी का मालिक था उसने कहा कि पवन यहीं गुड़गांव में रह के नौकरी करता है, और ये रहा उसका नंबर। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले पता करते हैं, साथ ही पवन का नंबर मिला। और इधर आसपास के इलाकों में भी ये मिसिंग कंप्लेन फैलती चली जा रही थी कि एक ऐसी लाश मिली है और ऐसा मामला है। तो ये कंप्लेन पहुँचते पहुँचते पहुँच जाती है नोएडा में, और उस थाने में जहाँ की लड़की गायब थी। दोनों मामले मैच कर जाते हैं, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेके तमाम चीज़ें मैच कराई गई, और इधर जब पवन को उठाया गया और पवन से पूछताछ हुई, तो पवन से जब पूछताछ हुई तो पवन ने 2 और नाम लिए। एक नाम था मनीष का और दूसरा नाम था शिखा का। शिखा और मनीष का नाम जैसे ही पुलिस वालों ने सुना, खासकर नोएडा के जो पुलिस वाले थे जहाँ पे इस मनीषा की मिसिंग कंप्लेन दर्ज थी, फ़ौरन पूरा का पूरा मामला जो था एकदम पलट चुका था। क्योंकि मनीष और शिखा कोई और नहीं, इस गायब हुई लड़की की, यानी जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसी की भाई और भाभी थी। यानी जो प्राइम सस्पेक्ट हैं उसमें से एक लड़की का भाई और दूसरा लड़की की भाभी। यानी अब एक लड़की गायब हुई और सस्पेक्ट एक भाई और भाभी। लेकिन सवाल फिर यही था कि ये पवन कौन है। तो फिर अब इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो फिर तीनों ने जो कहानी सुनाई और साथ ही पूरी वजह जो निकल के सामने आई वो इतनी हैरान करने वाली है कि मैं दावे से कहता हूँ कि ऐसी कहानी मैंने खुद नहीं सुनाई थी। दरअसल नोएडा में ही एक गांव है सदरपुर गांव, और इसी गांव में एक बड़ा संपन्न परिवार रहा करता। परिवार के जो मेन मुखिया थे वो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। उनके जो बेटे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन चौहान, अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था, करोड़ों में उनकी प्रॉपर्टी थी। और गाँव के लोगों का मानना है कि आज भी लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है हर्षवर्धन ने अपने नाम बना के छोड़ी थी। बीवी की पहले ही मौत हो चुकी थी। हर्षवर्धन की साल 2011 में बीमारी के चलते मौत हो गई। अब जब हर्षवर्धन की मौत हुई तो मौत होने के बाद अब उनके 2 बच्चे, बेटा मनीष और बेटी मनीषा। मनीष की भी शिखा से शादी हो गई। शादी होने के बाद अब घर में टोटल 3 लोग, एक भाई, उसकी बहन और एक पत्नी। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। इधर शिखा के साथ शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। मनीष और शिखा के बच्चे भी हुए। लेकिन इधर मनीष और शिखा के जब बच्चे हुए, इधर मनीषा सेल्फ डिपेंडेंट थी। 20 साल की उम्र में वो नौकरी करना चाहती थी। जो भी प्रॉपर्टी थी उसको इंक्रीज़ करना चाहती थी। उसका सपना था कि परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जो मनीष था, यानी मनीषा का भाई, उसके जहन में कुछ और चीज़ें चलती थी। उसका प्लान था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम चीज़ें बेच ली जाएँ और कुछ उससे अच्छा किया जाए, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाए। इधर इसे एक चीज़ और नहीं बर्दाश्त थी। आजकल क्या पुराने ज़माने से ये चला रहा कि पिता की संपत्ति में जो बेटा होता है वो अपना 100% शेयर समझता है, नहीं चाहता कि बहन को कुछ मिले, बेटी को कुछ मिले। तो इधर जो प्रॉपर्टी थी अब 50-50% हो गई। 50% बेटी के नाम, 50% बेटे के नाम। और जिस हिसाब से हर्षवर्धन ने अपना बिल बनाया था कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में कोई भी छेड़खानी तभी हो सकती थी जब दोनों भाई बहन एक साथ साइन करें, यानी बिना मनीषा के हस्ताक्षर के ना तो मनीष एक प्रॉपर्टी बेच सकता था, ना ही उसमें कुछ कर सकता था। और यही सेम चीज़ मनीषा भी नहीं कर सकती थी। बहरहाल मनीषा को कुछ करना नहीं था, लेकिन मनीष को करना था। इस वजह से अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए। मनीष लगातार मनीषा को डांटता फटकारता, उसके ऊपर दबाव बनाता कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इधर जो शिखा थी वो भी थोड़ा सा ब्रेन वॉश करती रहती। ये तमाम चीज़ें चलती रही। फिलहाल मनीषा बर्दाश्त करती रही।
लेकिन ऐसी एक दिन मनीषा घर में बैठी थी और अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है और ये आवाज़ उसकी भाभी के फ़ोन की बातचीत की थी। अब भाभी को बातचीत करते सुनती है तो कान लगाती है कि भाभी किससे ऐसे बात कर रही है, और जब बातचीत की आवाज़ें कान में सही से पड़ती हैं तो पता चलता है कि भाभी किसी और मर्द यानी किसी और लड़के से बात करती है। अब ये चीज़ मनीषा जब सुनती है तो सुनने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि भाभी यहाँ भैया से इस कदर नाटक कर रही पतिव्रता होने का, इधर किसी दूसरे पवन नाम के लड़के से संबंध में। अब मनीषा करे क्या? कुछ देर बातचीत करने के बाद जो भाभी शिखा थी वॉशरूम जाती है। फ़ौरन मनीषा रूम में जाती है और जो वीडियो कॉल हुआ था, जो तमाम चीज़ें हुई थी, जो चैट हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट लेके और बातचीत करते हुए कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह उसने बनाई और परिवार में सबको जाके सुना दिया। अपने भाई को भी सुनाया, मनीष को भी, कि देखो तुम्हारी पीठ पीछे भाभी ऐसा कर रही। इधर मनीष जब ये चीज़ सुनता है तो कायदे से मनीष को अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर केस पलट गया। जब मनीष ये तमाम चीज़ सुनता है, सुनने के बाद गुस्से में अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी उसका ब्रेन वॉश कर देती है। कहती है कि देखो हम दोनों को ये लड़ा रही है, और ये जो जिस लड़के की ये बातचीत कर रही पवन, वो तो मेरे मौसी का लड़का है, यानी मेरा मौसेरा भाई, और कहो तो मैं बुला दूँ। मनीष कहता है कि ठीक है बुला दूँ। उसके बाद फिर मनीष के रहते हुए जो पवन है इस सदरपुर गांव में आता है और आने के बाद 15 दिन तक रहता है। मनीषा खूब जानती थी कि ये बॉयफ्रेंड है, भाई नहीं है, लेकिन मनीष की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और ये पट्टी दौलत की थी, लालच की थी कि मेरी बहन गलत है और मेरी पत्नी ठीक है। अब इधर पवन और शिखा को भी लगने लगा कि अब मन में डाउट हो गया और मनीषा फिर पकड़ेगी, तो फिर इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया। मनीष के जहन में था कि प्रॉपर्टी मिल जाए, पवन और शिखा के जहन में था कि जो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो चलता रहे। इसका मतलब ये तीनों लोग एक हो चुके थे, यानी बीबी, बीबी का पति और बीबी के आशिक, ये तीनों लोग एक हुए। एक होने के बाद फिर इन तीनों लोगों ने प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ सारी चीज़ें फिक्स की गई। उसके बाद 1 तारीख की शाम को जब मनीषा अपने जॉब से वापस आती है तो उसके खाने में नशीला प्रोडक्ट मिलाया जाता है। उसके बाद ये तीनों लोग मिलकर कत्ल करते हैं। एक बहन का एक भाई कत्ल करता है, एक ननद का एक भाभी कत्ल करती है। कत्ल होने के बाद फिर ये हुआ कि लाश का क्या करें, तो फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए जो जिम्मा उठाया था वो पवन ने उठाया था। दरअसल पवन इसी जहाँ पे लाश मिली थी बागपत के सिसाना गांव का, वहीं का रहने वाला था। तो उसे लगा कि अगर अपने गांव के पास में लाश फेंक आऊँगा तो गांव के लोगों को जानता था कि ज़्यादा हो हल्ला होगा नहीं, शायद लोग मामले को दबा देंगे। इसके लिए अब उसे एक गाड़ी चाहिए था, लेकिन गाड़ी भी वो अपनी यूज़ नहीं कर सकते थे लोग। इसीलिए फिर चूँकि ये गुड़गांव में रह के नौकरी करता था तो गुड़गांव से ही ये जो सोनीपत है वहाँ से अपने एक दोस्त की कार को लेके आता है। आने के बाद लाश को उसमें डालता है। डालने के बाद मनीष, पवन और शिखा उस 20 साल की लड़की मनीषा की लाश को लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद जहाँ पे डंप किया गया यानी सुसाना गांव, वहाँ के शमशान घाट के पास रात को पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सूटकेस में रखते हैं, उसके बाद लाश को जला देते हैं। जलाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों पर लौट जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी को क्या ही खबर लगेगी या फिर ये मामला खुलेगा कैसे। लेकिन इधर जो मुस्कान थी लगातार परेशान थी। परेशान होने की वजह से कभी वो फ्रेंड्स को फ़ोन करती, कभी उसके रिलेटिव को फ़ोन करती। पहला फ़ोन उसने मनीष को ही किया था, लेकिन मनीष ने बातों को घुमा दिया और कहा कि परेशान ना रहो, कहीं गई होगी। लेकिन मनीष और शिखा के ऐसे जवाब के बाद मुस्कान लगातार परेशान रही और शायद जो मनीषा थी अपने भाई बहन से इस कदर परेशान थी, उसने अपने सारी फैमिली का जो बैकग्राउंड था, जो सारी स्थिति थी, मुस्कान को बता रखी थी। इसलिए मुस्कान उसके चाचा के लड़के का भी नंबर जानती थी, उसके अलग अलग खानदान के लोगों का भी नंबर जानती थी। और मुस्कान लगातार परेशान होकर अलग अलग लोगों को फ़ोन करती रही, और जब ज़्यादा फ़ोन किया तो फिर सारे परिवार के लोग भी परेशान हो गए और फिर अंत में इन्हीं लोगों ने जाके कंप्लेन दर्ज की। और तब जाके ये पूरा मामला निकल के सामने आया कि प्रॉपर्टी के लालच में कैसे एक भाई ने अपनी सगी बहन, अपनी छोटी मासूम बहन का कत्ल किया, और कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए 2 लोगों ने इस कदर प्लान बनाया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे